अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक इंतहाई दिल खराश खबर से। खैबर पख्तूनख्वा से खबर है जहां पर मुबैना तस्वीर वायरल होने पर एक लड़की को कत्ल कर दिया गया। और मामला जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि एक लड़का, दो लड़कियां, इनकी मुबैना तौर पर कुछ तस्वीर वायरल हुई जिसके ऊपर जिरगे ने फ़ैसला सुनाते हुए ये कहा कि उस लड़की को कत्ल कर दिया जाए। दूसरी लड़की का बयान अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दिया गया है। वो मुबैना तौर पर ये कह रही है कि उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है फैमिली वालों से, तो इसलिए उसको वापस उसकी फैमिली के साथ घर भेज दिया गया है। लेकिन पहली लड़की जिसको कत्ल किया गया उसके ऊपर इंतहाई तशवीशनाक किस्म के जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि किस तरह से जिरगा ने यह ऑर्डर किया, क्यों फैमिली वालों ने कत्ल किया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आगे इसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे सवालात जो हम सबके जहनों में होते हैं। लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पहला वाक़या नहीं है। 2011-12 में भी बिल्कुल इसी नौइयत का एक वाक़या था जिसमें एक वीडियो वायरल हुई और उसके नतीजे में जिरगे ने ऑर्डर किया कि जो मुलव्विस या जो चेहरे नज़र आ रहे हैं उनको मार दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला गया, उसमें सज़ाएं भी हुई। लेकिन अभी हाल ही में जो मुलव्विस मुल्ज़िमान थे उस केस के, उनको रिहा भी किया गया है। अब इस तरह के वाक़यात गो के ये आला अदलिया तक भी पहुंच गए, इसके ऊपर हम बार बार बात भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्यों रूनुमा होते हैं, क्यों ये नहीं रुक सके, ये एक अपनी जगह बहुत बड़ा सवाल। इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, सोहेल वड़ाइद साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे सामने हैं। और सवाल हमने कुछ यूँ तरतीब दिया है कि आला अदलिया की मुदाखलत के बावजूद ऐसे वाक़यात की रोकथाम क्यों नहीं हो सकी। इरशाद भट्टी साहब, आपकी राय जानना चाहूँगी सबसे पहले। मैडम शेख, आपको पता है कि पाकिस्तान में सालाना 5000 से ज़्यादा अफराद गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, और जो 5000 से ज़्यादा कत्ल होते हैं उनमें से जो रजिस्टर्ड थानों तक पहुंचता है वो है 2000 से 2300। मतलब आधे से कम लोग आते हैं थानों में या शिकायत दर्ज करवाते हैं या इस काबिल समझते हैं कि इसको अदालतों में ले जाना चाहिए। 2023 जो साल चढ़ा हुआ है, इसके पहले 6 महीनों में रजिस्टर्ड केसों की बात बता रहा हूँ। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले 215 अफराद हैं, 70 मर्द 145 औरतें, 70 मर्द 145 औरतें। मतलब रोज़ाना 1 या 2 कत्ल हो जाते हैं गैरत के नाम पे। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो रजिस्टर्ड होती हैं। मैडम शेख, सख्त कभी सोचा है, बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि सख्त कवानीन के होने के बावजूद ख़वातीन को हरास करने में कमी क्यों नहीं आ रही? कभी सोचा है कि बड़े बड़े दावों के बावजूद रेप केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कभी सोचा है कि मुसलसल रोने धोने के बावजूद गैरत के नाम पर कत्लों में इजाफा क्यों होता जा रहा है? कभी सोचा है कि इतने जजेस हैं, इतनी अदालतें हैं, आला अदलिया है और बड़े जज साहबान जिनकी पूरी दुनिया के मसाइल उनकी जेब में, हल उनकी जेब में है, मगर उनके नाक के नीचे पंचायतें लगती हैं, जिरगे लगती हैं और इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, क्यों? और हर गुजरते दिन के साथ कभी सोचा है कि बच्चियाँ, बच्चे, मासूम बच्चियाँ, बच्चे गैर महफूज से गैर महफूज तर क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए मैडम शेख कि सख्त कवानीन तो हैं, अदालतें तो हैं, एक मरतबा शोर शराबा तो होता है, मगर उसके बाद चुप, लंबी चुप। अदालतें तो मौजूद हैं मैडम शेख, मगर मुजरम छूट जाते हैं। थाने, दारुल अमान, तफ्तीश, तहकीक, ये सब कुछ इतना नकारा हो चुका है मैडम शेख कि ये मुजरमों की मौजें हैं, जन्नत बन चुके हैं। गैरत के नाम के पर कत्लों का हाल ये है मैडम शेख के 100 केसों को 100 केस जो रजिस्टर्ड होते हैं उनमें से 1 या 2 को सज़ा मिलती है और 5 से 7 साल के अंदर वो 1 या 2 भी छूट जाते हैं। ठीक है। और अब हल क्या है? हल मैडम शेख पहले दिन से कह रहा हूँ कि खसूसी अदालतें हों, गैरत के नाम पर कत्ल और रेप के जो मुल्ज़म, इसमें स्टेट मुद्दई बने, मुकर्रर वक्त के अंदर फैसला हो, सख्त सज़ाएं हों
और सज़ाओं पर इम्प्लीमेंट होने तक स्टेट पीछे ना हटे। कोई सोशल प्रेशर, कोई पैसा, कोई दबाव, कोई लालच काम ना करे। सलीम साफ़ी साहब, जहां एक तरफ ये भट्टी साहब की बात बिल्कुल सही कि कानून की अमलदारी होना बड़ा ज़रूरी है, और ये भी हमें नज़र आया कि अगस्त 2011 में जो मामला हुआ उसके ऊपर जो मुलव्वस अफराद थे उनको रिहा न किया जाता, या उसमें सही तरह से कानून की अमलदारी इस्टेब्लिश होती, रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश होती, तो शायद लोगों में डर खौफ होता। ये अपनी जगह, लेकिन क्या ख़ास तौर पर कबायली अज़ला में, दूर उफ्तादा इलाक़ों में ख़ासकर इस तरह के वाक़यात और इस जहन का पाया जाना, इस सोच का पाया जाना कुछ डीपर इशू है जिसे हमें सोचने की ज़रूरत है और उस तरह से टैकल करने की ज़रूरत है? देखिए अलीना, एक तो अगर हमारी अदालतें सही काम करती तो ये वाक़यात नहीं बल्कि ज़िंदगी के दीगर शोबों में रोज़ बरोज़ जो मज़ालिम हमें देखने को मिलते हैं वो भी ना होते। और पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ अदालतें हैं लेकिन वहाँ इंसाफ मिलती नहीं है बल्कि इंसाफ बिकती हैं, और उसमें हम बेसित मुआशरा भी, हमारे जजेस भी, हमारे वकला भी, हमारे सियासतदान भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, हम सब उसके लिए इक्वली ज़िम्मेदार हैं। दूसरी बात ये कि हमारे आज के प्रोग्राम के बावजूद भी मुझे तो ये ख़दशा है कि इस तरह के वाक़यात न सिर्फ होती रहेंगी बल्कि इसमें इजाफ़ा होता रहेगा, क्योंकि इस वक्त हमारी सोसाइटी जो है वो एक ट्रांजिशनल फेज़ से गुज़र रही है। हम एक कबायली सोसाइटी से कन्वर्ट हो रहे हैं एक शहरी सोसाइटी में, या एक कंजर्वेटिव सोसाइटी से हम कन्वर्ट हो रहे हैं एक लिबरल डेमोक्रेट सोसाइटी में। और ये ट्रांजिशन का पीरियड जो होता है, ये सुहेल वड़ाई साहब तारीख़ पे गहरी नज़र रखते हैं और समाज पे ये वक्त का सबसे नाजुक पीरियड होता है कि आप, और ये लीडरशिप का इम्तिहान होता है, ये इदारों का और मुआशरे की क़यादत करने वाले लोगों का इम्तिहान होता है कि वो उस ट्रांजिशन को कैसे पीसफुल बनाते हैं। मसलन इस वक्त आप देखें कि एक तरफ हमारा मीडिया है जो कुछ बेतरतीब किस्म का लिबरलिज्म फैला रहा है, जो अभी पूरे नेचर में नहीं चल रहा है, नेचुरल अंदाज में हमारी सोसाइटी के साथ। दूसरी तरफ सोशल मीडिया आ गया है, वो जज्बात को भी बरंगेख्ता कर रहा है, वो नौजवानों को भी इश्तियाल दिला रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन भी फैला रहा है। उसमें देहात में बैठे हुए कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहने वाले बच्चे और बच्चियां वो भी इंतहाई मोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की सारी चीज़ें देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी में अभी तक, मसलन ये कोहिस्तान है, हम तो मीडिया बदकिस्मती से उन बुनियादी इश्यूज़ को तवज्जो नहीं देता कि देखें बलूचिस्तान में और अंदरूनी सिंध या जनूबी पंजाब में सरदारी निज़ाम है। हमारे कबायली अज़ला में या पख्तूनख्वा के कुछ इलाक़ों में वहाँ पे कबायली निज़ाम है लेकिन सरदारी निज़ाम नहीं है। मसलन हमारे कबीले का कोई सरदार नहीं है, उधर हर बंदा एक दूसरे के हमपल्ला तस्वर किया जाता है। लेकिन हमारा हज़ारा डिवीज़न जो न कबायली इलाक़ों में हम अक्सर उसको शुमार करते हैं न उसमें, लेकिन उधर कबायलियत और आज भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे है, बरादरीज़म आज भी वहाँ बहुत ज़ोरों पे है। तो ये जो वाक़यात इस तरह रोनुमा होते हैं तो वो यही है कि नौजवान नस्ल वो मीडिया या सोशल मीडिया से असर ले रही है, बहुत तेज़ी के साथ ले रही है। दूसरी तरफ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कबायली ज़हनियत के शिकार है और उनका टकराव हो जाता है जिसके नतीजे में ये सब कुछ होता है। बाकी कानून, अब मसलन अगर कबायली अज़ला में आप अदालती फैसलों से क्या करेंगे, वहाँ पे आज तक जो 5 साल पहले मर्जर हुआ था, इमरान खान की 5 साल हुकूमत में भी उनको मर्जर का 1% नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी नहीं दिया गया। फिर इसी तरह वो वहाँ की आबादी बढ़ गई फाटा के मर्जर के साथ, लेकिन उनका हिस्सा नहीं बढ़ा दिया गया। आज मैं आपको बताऊं कि वहाँ सिविल जज और सेशन जज, तो क्या पुलिस के पास ताना नहीं है और न उनके पास असलहा है। तो जहाँ पे यूँ सूरत हाल हो
वहाँ पे इस तरह के ख़ानदानी तनाज़ात में हमारी अदालतें क्या इंसाफ कर सकेंगी? सेशन जज और सिविल जज के पास बुनियादी अपना स्टाफ भी उन इलाकों में अपने अमले के पास नहीं है। और ये कोहिस्तान और इन इलाकों में आप जाएं तो उधर भी किसी डीसी और उसको बतौर सज़ा भेजना हो तो वो इन इलाकों में भेजा जाता है। इंसाफ का पैरेलल निज़ाम में तो खैर इसको इंसाफ भी नहीं कहती, बट एक जो पैरेलल निज़ाम में कानून बना लिया जाता है वो अलग। सलीम साहब मुझे ये जरूर बताइएगा, मैं आपसे हल भी पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे हल तो पूछूंगी इसका, लेकिन ये जो आपने कहा बेतरतीब लिबरल है, लेकिन उसका चीफ जस्टिस ने नोटिस नहीं लिया होता, इसलिए हमारे यहाँ से भी अननोटिस चले जाते हैं। सर बेतरतीब लिबरलिज्म फैल रहा है, इससे आपकी क्या मुराद है? बेतरतीब लिबरलिज्म से मेरी ये मुराद है कि अब देखें कि मैं जब स्कूल का स्टूडेंट था मैट्रिक तक, तो मैंने उस वक्त तक सिनेमा भी नहीं देखा था, मैं उससे भी नहीं वाकिफ था पाकिस्तानी सिनेमाओं में जाने का भी। ठीक है, मैं भी चूँकि उस पसमानदा सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता था। आज मेरे बेटे के हाथ में जो मोबाइल है और उनके पास जो लैपटॉप है, उसको हॉलीवुड बॉलीवुड और उससे लेके दुनिया की हर चीज़ तक रसाई हासिल है। सही है। आज मेरे और उनकी सोच में बोदुल मशरकैन वाक़या हुआ है। आज भी इस मुल्क में आपको ऐसे मौलवी मिलेंगे कि जो कंप्यूटर के इस्तेमाल को और टीवी के इस्तेमाल को नाजायज़ समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रही हैं कि वो हमारे मीडिया और सोशल मीडिया और पता नहीं 5G और उसके आने के बाद क्या होगा। ये असल में चैलेंजेस हैं इस सोसाइटी के सबसे बड़े, जिस पे हमारे अहले दानिश को और मीडिया को सोचना चाहिए। लेकिन समाजी मसाइल पे हमारे मीडिया पे प्रोग्राम ना होने के बराबर है, उस्ताद के मसाइल पे हमारे मीडिया में प्रोग्राम ना होने के बराबर है, जो माशरे को असल में तरतीब देता है। वालिदैन के मसाइल पे हमारे प्रोग्राम ना होने के बराबर है। हम रोज़ाना इमरान खान ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, शहबाज शरीफ ने ये किया, फलां ने ये किया। सर वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, और बड़ा सही लफ्ज़ आपने टर्म इस्तेमाल की, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें क़यादत का भी बड़ा इम्तिहान होता है कि वो किस तरह से लीड करते हैं और आगे लेके चलते हैं कौम को। मैं सही बड़ा सर सोसाइटी के कायदीन में शुमार होता है ना उस ब्रिज को। सर हर किस्म के कायदीन में से सुहेल वड़ैत साहब से समझते हैं, और फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। सुहेल साहब आप कहिएगा, ये बिल्कुल सही टर्म शायद इस्तेमाल की सलीम साफ़ी साहब ने कि ट्रांजिशन पीरियड, उन्होंने अपनी मिसाल भी दी कि किस तरह से उनकी और जो नई नस्ल आ रही है उनकी सोच में भी फ़र्क है, उनके पास जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है ज़माना, अब दुनिया के साथ भी चलना है। सर क्या हो इसका हल कि चीज़ों को एक साथ लेकर चला जाए, अच्छे तरीके से आगे लेकर चला जाए? देखिए, बुनियादी बात तो बिल्कुल सही साफ़ी साहब ने की कि एक ट्राइबल मुआशरा है और बाकी दुनिया जो है, जो शहरी इलाके हैं वहाँ मॉडर्निज्म आ गया है। जहाँ जहाँ एजुकेशन आई है, जहाँ जहाँ शऊर जो है वो बड़ा है, वहाँ ये रस्में ख़त्म हो गई, ये गैरत के कत्ल ख़त्म हो गए, ये इस तरह की जो फरसूदा पुरानी चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब मसलन बड़ी दिलचस्प आपको मैं बताऊं कि एक स्टडी हुई है कि जो एजुकेटेड फैमिली हैं वहाँ पे ख़ानदानी मनसूबाबंदी खुद ब खुद हो जाती है, उनको किसी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो बुनियादी बात यह है कि जो एजुकेशन है वो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल कर देती है। फिर दूसरा तरीका है तरक्की। एक है एजुकेशन सोसाइटी को बेहतर करने का, दूसरा है तरक्की। आप सड़कें ले जाएं, आप बिजली ले जाएं, आप इंडस्ट्री ले जाएं, वो इलाका तब्दील हो जाता है, वहाँ की सोच तब्दील हो जाती है। बदकिस्मती से हमारे ट्राइबल इलाके और हमारे जो पसमानदा देहात हैं वहाँ अभी तक ना टेक्नोलॉजी पहुँची है, ना तालीम पहुँची है, ना बिजली पहुँची है, वो सारी चीज़ें ना अभी रोड पहुँची है। तो जब ये चीज़ें पहुँच जाती हैं तो वहाँ शऊर भी पहुँच जाता है और वो फिर जो मॉडर्न रस्म और रवाज है उसके आदी हो जाते हैं, उसके कायल हो जाते हैं। जहाँ सड़क बन जाती है, जहाँ बिजली आ जाती है, जहाँ छोटी मोटी इंडस्ट्री लग जाती है, वो इलाका जो है वो तब्दील हो जाता है, उसकी सोच भी तब्दील हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि यही हल है, सेंसिटाइजेशन की जाए, शऊर लोगों का बुलंद किया जाए। वगरना अगर फर्ज करो ये वाकयात क्यों होते हैं, बड़ी मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ। होता यह है कि फर्ज करें अगर उसके वालिदैन जो है बच्ची के, वो अगर ये ना भी करना चाहे तो उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं
वो उसको मजबूर करते हैं गैरत के लिए कि भाई अब तुम्हारा गुजारा कैसा होगा, ताने देते हैं। ये कंदील बलोच का जो कत्ल हुआ था तो उसके भाई को लोग ताने देते थे कि तुम्हारी बहन जो है वो क्या कर रही है, तो उसने तानों से तंग आके जो है वो कत्ल कर दिया था। तो ये जो सारे मुआशरे के अंदर एक शऊर लाने की जरूरत है। मैडम शेख एक जुमला सिर्फ। जी भट्टी साहब, ये एक वजह तो हो सकती है जो सोहेल साहब ने कहा है कि जो शहरों में मॉडर्निज्म आ गया है तो देहातों में, एक तो ये जो जिस दिन इस मुल्क की पंचायत को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और कोई 10 साल उनको नहीं निकलने दिया जाएगा, आइंदा कोई पंचायत नहीं लगेगी, आइंदा कोई सरदार जुर्रत नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि सोहेल साहब ने यह तो कहा है कि शहरों में एजुकेशन फ़र्क डालती है, कोई शक नहीं, मगर कराची में डॉक्टर ने जब एक डॉक्टर जो है वो अपनी बेटी को गैरत के नाम पर और नौजवान को कत्ल कर देता है तो वो तो कराची है, शहर है, मॉडर्निज़म है, तालीम है। और स्पेन से आने वाली 2 बहनें जब यहाँ कत्ल हो जाती हैं गैरत के नाम पे तो वो तो यूरोप भी शामिल हो जाता है उसमें, उसका मुआशरा भी शामिल हो जाता है। अलीना मैं जी सोहेल साहब बात करना चाहता हूँ। सोहेल साहब देखिए ये जो वाकयात भट्टी साहब कह रहे हैं ना, कराची का और स्पेन का, इसकी जड़ें भी उसी सोच से मिलती हैं जो फरसूदा माशरे में होती है। ये लोगों का कोई ना कोई रिलेशन, कम से कम फिक्री रिलेशनशिप उन्हीं से है। जब बाकी लोग जो हैं, जो हमारी अपर क्लास है, हमारी मिडिल क्लास है, जो शहरों में रहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता इससे तब्दील हो जाती है। ये तो नहीं कि पहले दिन ही तब्दील हो जाते हैं, लेकिन 1 जनरेशन 2 जनरेशन के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ फर्ज करें, पहले जो थी पसंद की शादी के ऊपर भी गैरत का फतवा लग जाता था, लेकिन अब शहरों के अंदर बहुत ज्यादा पसंद की शादियां हो रही हैं और लोग उनको अलाउ भी कर रहे हैं। तो ये तब्दीली आ रही है। लेकिन तब्दीली ठीक है आ रही है, लेकिन सर अभी भी उस तरह से जिस तरह से एक खुले दिल से बताना चाहिए कि लव मैरिज है या इंट्रोड्यूस करवाएं, अभी भी उसमें हिचकिचाहट होती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमेशा ये कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग हो गई या दूर से कहीं से कुछ ना कुछ लिंक, उस तरह से एक्सेप्टेबल अभी भी नहीं है इवन एजुकेटेड फैमिलीज में। वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, ये तब्दीली पता नहीं कहाँ आ रही है, वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अच्छा सोहेल साहब जी, नहीं मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जहाँ आ रही है, मसलन बड़ी दिलचस्प बात बताई उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने। मैं वहाँ गया तो उन्होंने जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उकाड़ा में जो बच्चियां हैं 10,000 या 8,000 वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई हैं। और इससे क्या हुआ है कि जो है जाहिर है वो 8,000 जो बच्चियां हैं उनकी शादी हो जानी थी अगर वो यूनिवर्सिटी ना आती। तो इससे पूरे इलाके में जो खानदानी मनसूबाबंदी है या एक सेहतमंद जो रुझान है वो डेवलप हुआ है और आबादी जो है अल्टीमेटली इससे कंट्रोल होगी। तो डेफिनेटली ये सारी चीजों का फर्क पड़ता है, लेकिन जाहिर है ये इतना इस तरह से फर्क तो नहीं पड़ता कि जैसे कोई डंके की चोट कोई चीज नजर आ जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता मुआशरों में सरायत करती हैं। याद मैं भट्टी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये गैरत का कत्ल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पहले इंग्लैंड के अंदर भी ये गैरत का कत्ल होता था और इंग्लैंड के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में गैरत का कत्ल जायज था और दूसरे हिस्से में वो नाजायज था और लोग उसके बॉर्डर पे आके कत्ल कर दिया करते, लेकिन फिर अल्टीमेटली वहां भी आई। स्पेन के अंदर अच्छा हमारे यहाँ थोड़ा सा ओवरलैप ये भी करती हैं चीज़ें कि जो हमारी इस्लामी इक़दार हैं, गो के ये हमारे उलमा काफ़ी इसके ऊपर किरदार भी अदा कर चुके हैं इस ज़िम्न में कि कह चुके हैं कि भाई इस तरह से गैरत के नाम पर कत्ल किसी तरह जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ओवरलैप इस तरह से करती हैं कि लोग इसको वो लिबादा पहना देते हैं। इसको किस तरह से टैकल किया जाए एजाज़? बहुत शुक्रिया अलेना। पहले तो 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान 2020 की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में ख़वातीन के लिए 6ठा सबसे ख़तरनाक मुल्क है। ये बड़ी अहम बात है। फिर 2022 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो जेंडर इन इक्वलिटी रिपोर्ट है, अगर उसका आप जायज़ा लें तो आपको पता लगेगा कि 191 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 161वां है। यहाँ पे भी हमारी सूरत हाल बड़ी बुरी है। अब यहाँ पर यह कहा जाता है 2 चीज़ों को
कि एक तो समाजी बात की, इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि जी पंचायत को जेल में डाल दें, और दूसरी इन्होंने कहा कि जी अदालतें जो है ना वो कायम की जानी है, स्पेशल अदालतें कायम की जानी चाहिए। मेरे ख्याल में दो बातें जो है ना मिक्स कर रहे हैं। पंचायत सिस्टम एक समाज को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन पंचायत सिस्टम जब कानून की वायलेशन करे तो उस वक्त गलत है, लेकिन अगर वो विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ कानून रहे तो वो बिल्कुल ठीक है। पंचायत सिस्टम इतनी गलत नहीं है अगर वो कानून को तोड़ती नहीं है, क्योंकि एक समाजी रवैये को, समाज में को बेहतर बनाने के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट था वो था। अब आ जाते हैं कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आप सिर्फ अदालतों की बात करते हैं, अदालतें मसला नहीं है। जो सबसे पहले जो मसला है वो हमारा थाना है। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंडेक्स निकाल लीजिए, दुनिया के 139 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 108वां है। और ये सिर्फ अदालतें नहीं हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आगाज होता है हमारे यहाँ थाने के दरवाजे से, जहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल, या जिसे पंजाब में संतरी कहा जाता है, दूसरे सूबों में कांस्टेबल कहा जाता है, पंजाब में भी कांस्टेबल कहा जाता है। तो वहाँ से शुरू होता है कि जब कोई औरत अपनी कंप्लेंट लेके जाती है, या इवन मर्द भी, तो वो पहले सबसे वो जो गेट पर खड़ा हुआ संतरी या कांस्टेबल है वो उसे सवाल जवाब करता है और वो उसे फिल्टर करता है। वो अगर उसे अलाउ करेगा तो तब वो अंदर जाएगा। दूसरे स्टेप पे आता है थाने का मुहर्रर, वो उससे दूसरा इंटरव्यू करता है और वो उसे मंजूर करता है या उसे अप्रूव करता है, तो वो ड्यूटी ऑफिसर जो आमतौर पे सब इंस्पेक्टर या ASI लेवल का ऑफिसर होगा उसको रेफर करता है, और फिर सबसे एंड पे जब मुकदमे का इंदराज आएगा तो वो SHO करेगा। तो ये जो 4 पुलिस रात क्रॉस करने हैं, ये तो पहले औरत को क्रॉस करने हैं, उसके लिए आपने विमेन पुलिस को भी बिठाया थानों के अंदर, विमेन पुलिस भी इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन अब एक और जो बड़ा चैलेंज आ गया है वो आ गया है साइबर क्वानीन। आज के दिन में जो सबसे बड़ा क्राइम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी तादाद है, जिसकी जो अगर आप फिगर में जाएं तो वो सबसे ज्यादा है, वो है साइबर क्राइम का लॉ, के मोबाइल फोन के ऊपर ख्वातीन को मैसेजेस भेजे जाते हैं, उनको थ्रेट किया जाता है, उनकी फोटोशॉप की जाती है। और जिस वाक़े के ऊपर आप बात कर रही हैं वहां पे भी जो वाक़या है वो सिंपल वीडियो वायरल होने का नहीं है या तस्वीरें वायरल होने का नहीं है, वो फोटोशॉप तस्वीरें हैं, वो वायरल की गई, पुलिस यही बता रही है। ठीक है जी। अब मामला ये है कि आपने कहा उलमा का, पहले तो पुलिस को ठीक होने की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म की है किसी भी सोसाइटी के लिए, अगर पुलिस रिफॉर्म हो जाए तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। देखिए समाज में जो तब्दीली है, ये तगय्युर है, वो होता रहेगा। और आज की जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें समाज का जो तगय्युर है वो जो सदियों का सफर है हम लम्हों में तय कर रहे हैं। ये तगय्युर बड़ी तेजी से आ रहा है। सही बात है। इस तगय्युर को आप रोक नहीं सकते। सलीम भाई ने कहा कि उनके बच्चे के पास जो मोबाइल है वो इमेजिन नहीं कर सकते कि उस एज में उनके पास वो एक्सेस होती। बिल्कुल ठीक है सलीम भाई ने, लेकिन क्या आप इस डिवाइस को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप इसलिए नहीं रोक सकते कि आपने बच्चों को स्कूल भेजना है, वहां पर आप अपने बच्चों को डिवाइस नहीं देंगे तो उसका जो साथी होगा उसके पास डिवाइस होगी। तो ये जो समाजी तगय्युर है वो तेजी से हो रहा है। जरूरत किस बात की है कि क्या हमें जो समाजी तगय्युर आ रहा है डिजिटल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, मोबाइल फोन की वजह से, टीवी की वजह से, क्या हम अपने बच्चों को और अपनी सोसाइटी को वो तालीम दे रहे हैं? दूसरे नंबर पे बात यह है कि क्या हम अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर कर रहे हैं? तो मेरा यह ख्याल है कि हम दोनों काम नहीं कर रहे, ना तो अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक कर रहे हैं और ना ही हम अपने बच्चों को एक एजुकेशन दे रहे हैं कि ये नए किस्म के जो चैलेंजेस आए उनसे कैसे निपटना है। और इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल हमारे नौजवान, हमारी ख्वातीन हैं, हमारी बच्चियां हैं जिनको ऑलरेडी हमने दबाव। अच्छा, टेक्नोलॉजी के साथ चलना बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ की मैं एज अ पर्सनल वो भी कहती हूँ कि देखिए टेक्नोलॉजी के साथ चलना बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए अगर आप दुनिया के साथ चल रहे हैं, बट चेक्स एंड बैलेंसेस भी इसके साथ साथ होते हैं। जो अगर अंडर एज बच्चा है तो वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, या उसकी डिवाइस के ऊपर क्या कॉन्टेंट आ रहा है, इसके ऊपर जाँच पड़ताल हो सकती है और उसके तरीके मौजूद है जो होनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी बिफोर आई टेक अ ब्रेक, आपने अभी कहा कि पंचायत और जिरगा सिस्टम, इसमें कोई
कोई कबाहत नहीं है अगर वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ हो, यानी कानून के जो दायरा कार है उसके अंदर हो? क्या ये मुमकिन है? बात यह है कि अगेन हमने यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमने बेहतर नहीं किया, यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ा मसला है, वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं मुतारफ करवाया, जिसकी वजह से जो पंचायत सिस्टम है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको पंचायत सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर सके। पंचायत की कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, उसको एजुकेट करने की या रिफॉर्म करने की जरूरत मौजूद है। पंचायत में कौन कौन शामिल होता है? क्योंकि कन्वेंशनली तो हमने इसी तरह से देखा हुआ है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो शामिल होते हैं, जो सबसे उम्र रसीदा होते हैं इलाके के, उनको लाके बिठा दिया जाता है। बट क्या नए ज़माने और नए दौर की जो सोच है उसके मुताबिक उनका जहन होता है या वो मामलात को उस तरह देखते हैं? एक छोटी सी ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिएगा, उसके बाद वापस आते हैं और ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से। खैबर पख्तूनख्वा में गैरत के नाम पर कत्ल का जो दिल खराश वाक़या सामने आया, उसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान रहे हैं। और ख़ासकर माशरा जिस तरह से आगे चल रहा है और जो पुरानी नस्ल है उसको भी साथ लेके चलना है, रिवायात को भी साथ लेके चलना है, तो ये किस तरह से बैलेंस या ट्रांजिशन पीरियड में सस्टेन किया जाए, ये भी अपने तज्ज़ियाकारों से हम पूछ रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने एक सवाल किया उसको भी अगर आप प्लीज़ एड्रेस कर सकें। क्या आपकी भी यही राय है कि जो जिरगा या पंचायत सिस्टम है वो एक अच्छा सिस्टम है और इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं, बेहतर तरीके से हो सकती हैं, जैसे भट्टी साहब अभी राय दे रहे थे अपनी कि इसको तो सिरे से ख़त्म हो जाना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता? एक तो मैं शायद मैं अपनी बात सही नहीं समझा सका। देखिए, ये तो इकबाल ने भी कहा था कि सवात एक तगय्युर को है ज़माने में। मैं कतन ये न चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है और जो डेवलपमेंट है या जो मॉडर्नाइजेशन है उसको रोकना चाहिए, और ना इसको कोई रोक सकता है। ये तारीख के पहिए को वापस कोई भी नहीं घुमा कर ले जा सकता है। ये पूरी रियासत और इसकी पूरी मशीनरी और इसके तमाम तबकात भी मिल जाएं तो वो पाकिस्तानी सोसाइटी को उस जगह पे वापस नहीं ले जा सकते हैं कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे या जब हम जवान थे। एक बात तो ये है। लेकिन फिर इकबाल ही ने भी ये बात भी कही थी कि आईनी नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी में। ये जो मैंने आपको ट्रांजिशन के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल कर दिए, तो इकबाल ही ने इस चीज़ को उस वक़्त भी महसूस किया था कि एक तरफ तर्ज़े कोहन पे अड़ने का इंसानी फितरत है। जो लोग होते हैं वो कहते हैं ये मेरे बाप दादा का तरीका है, ये मेरे असलाफ का तरीका है, ये हमारी रिवायात है, ये हमारी अक़दार है, ये हमारी ये चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ वक्त और सोसाइटी और टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें, इकबाल के दौर में तो ये चीज़ें नहीं भी थी, आजकल तो वो बहुत रैपिड हो गया है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि ये चूंकि नाजुक तरीन काम है, इसलिए इसमें सोसाइटी के तमाम लीडर्स को, जिसमें हम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बल्कि उसमें मीडिया भी लीडर है, जिसमें उस्ताद भी है, जिसमें द सिविल सोसाइटी भी है, जिसमें दीगर तबका मौलवी भी है, उन सब को इसमें एक मुआफ़क़त लानी चाहिए और इस ट्रांजिशन को जितना वो पीसफुल कर सकते हैं कि दोनों फरीक़ैन वो थोड़ा सा रेशनल अप्रोच अपनाएं और एब्रप्ट अप्रोच, जो लोग पीछे की तरफ ले जा रहे हैं वो भी दीवार से सर टकरा रहे हैं, और जो लोग रातों रात पाकिस्तान को अमेरिका बनाना चाहते हैं या बरतानिया बनाना चाहते हैं वो भी दीवार से सर टकरा रहे हैं, और उसके नतीजे में इस तरह की वाक़यात सामने आती है। एक तो ये वजाहत। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो ये हम खलते मबस कर लेते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाज़ टॉपिक इस तरह के फोरम पे नहीं छेड़ने चाहिए। मसलन अब पंचायत या जरगा को आप ले लें, उसकी 3-4 किस्में हैं। तो 1-2 ऐसी किस्में हैं जिस पे मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ, और जिसको ख़त्म करने के लिए मैं अपने सहाफ़ती दायरे से भी बाहर निकल गया। मसलन हमारे कबायली इलाकों में जो अंग्रेज़ का छोड़ा हुआ पॉलिटिकल एजेंट का कबायली जरगा था, उसकी हैसियत अदालत की थी, उसमें जुल्म होते थे,
उसमें पॉलिटिकल एजेंट को ये इख्तियार हासिल होता था कि वो अपने नॉमिनेटेड मलिक्स के ज़रिए, वो आपको पता है कि ये जो शकील अफरीदी है उसको एफसीआर के तहत जरगे ने सजा दी थी, क्योंकि उनको अगर यहाँ करते तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील हो सकती थी। अब फाटा मर्जर के बाद उसके खिलाफ अदालत में अपील हो सकती है। तो वो जरगा की कबीह तरीन शक्ल थी। ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे सरदारी निज़ाम के तहत जो होते हैं उसमें भी कबाहतें हैं, क्योंकि वहाँ आग पे चलाना और इस तरह की चीज़ें, अगरचे उन लोगों के अपनी वैल्यूज़ वो प्यारी है, लेकिन वहाँ पे फिर सरदार के पास ऐसे इख्तियारात आ जाते हैं कि जिसके नतीजे में वो नुकसान हो सकता है, किसी फरीक के साथ जुल्म हो सकता है, हमारे मुल्क की कवानीन के खिलाफ उसमें फैसले हो सकते थे। मैं उस जरगे को भी अप्रिशिएट नहीं करता। एक शक्ल है पंचायत का, आप नाम दे उसको, जरगा का नाम दे, और उसको तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने खुद अब आईनी शक्ल भी दे दी है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इदारे बना के। वो ये है कि मसलन गांव के बुजुर्ग मिलते हैं और वो खुद अपनी पंचायत करके लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं कि वो बहुत मुबारक चीज़ है। अच्छा। कि फरीकैन की रजामंदी से अगर बुजुर्ग बैठ के कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, और ये पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इवन हमारे शहरों में उस तरह के जरगों के नतीजे में रोज़ाना हज़ारों डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं, और रोज़ाना हम इस तरह के हादसात से उनके नतीजे में बच जाते हैं। तो अगर पंचायत या जरगे की वो शक्ल है तो उसको हमें न सिर्फ अपना के रखना चाहिए बल्कि उसको मजीद प्रमोट करना चाहिए। जो इब्तिदाई दो शक्लें मैंने आपसे अर्ज कर दी, वो आपके ख्याल में बिल्कुल नहीं सही, बल्कि उसमें ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइएगा सलीम साफ़ी साहब, ये जो तीसरी शक्ल है, इसमें जो सरपंच हो या फिर जो भी जरगे या पंचायत को लीड कर रहा है, वो सेंसिटाइज्ड है इन इश्यूज से? सुलह तो करवा देंगे, लेकिन वो सुलह किन टर्म्स पे हो रही है, किस तरह से हो रही है, कि सुलह वहां पर होना बनता भी थी या नहीं? वो तो सैल वड़ाई साहब ने एक फिक्रे में सारी बात बंद कर दी। असल चीज तो माशरे का शऊर है कि हमारा मुआशरती शऊर जो है, हम में से कौन है जो अपना मिली फर्ज अदा कर रहा है। क्या यहाँ का टीचर आइडियल टीचर है? क्या यहाँ का सहाफ़ी आइडियल सहाफ़ी है? क्या यहाँ का सियासतदान आइडियल सियासतदान है? क्या यहाँ के माँ बाप अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम देते हैं बच्चों के उसके सिलसिले में? यहाँ का सर मेरा ख्याल है आइडियल्स तो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये काविश कर रहे हैं और इस पूरे के पूरे चक्कर में हम कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके ऊपर एटलीस्ट सोच ही रहे हैं, तो ये भी बड़ा एज एन एफर्ट काउंट होना चाहिए। एजाज कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें इन इश्यूज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही। एक और मेरा सवाल है, मैं चाहती हूँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले जरा जल्दी से इसको कर लें। जी एजाज। अलीना मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो थानों में मसालती कमेटी हैं, बेसिकली ये भी पंचायत की एक शक्ल है, जिनको हमारे पीपीसी ने, हमारे कानून ने उनको बाकायदा कबूल किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक बात जो हम सीर हासिल इस पर बात नहीं कर सके कि हमारे जो मजहबी लोग हैं उनका भी इस सारे मामले में एक बड़ा किरदार है, और मैं अफसोस से कहूँगा कि बाज़ लोगों का इस हवाले से बड़ा मनफी किरदार है। जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, और कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि हर इलाके में जो SHO और पुलिस का जो थाना है वो मजबूत नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, अदालतों में लोग बाद में जाते हैं। पहले सबसे इंसाफ का जो पहला दरवाज़ा है वो थाने का दरवाज़ा है, अदालतों का मामला तो बहुत बाद में आता है। तो जब तक हम इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ख्वातीन के साथ ये होता रहेगा, ट्रांसजेंडर के साथ होता रहेगा, बच्चों के साथ ये होता रहेगा, माशरे के जो पसमानदा पहले तो घर से बड़े मसले मसाइल, खानदान से बड़े मसले मसाइल का सामना होता है, उसके बाद फिर जब अगर आप हिम्मत करके, आपके सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होता है, आगे जाते हैं, तो उस तरह से जस्टिस सिस्टम भी आपको नहीं करता। सुहेल वड़ाई साहब करना चाह रहे हैं कुछ बात? जी देखें, बड़ी वाज़ेह बात है कि ये जो जितने भी जिरगे हैं या मुसालती कमेटियां हैं, इनका जो डोमेन है ना वो होना चाहिए आपस के कोई माली झगड़ा, कोई जायदाद का झगड़ा है। इस हद तक ये किसी की जान लेना, किसी की जान के बारे में फैसला करना, ये बिल्कुल इनके पास इख्तियार
इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये रियासत के पास और रियासत की अदालतों के पास इख्तियार होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है इस तरह का जरगा या मसलती कमेटी कि जो किसी को मौत की सजा दे दे या किसी के गैरत की हवाले से कोई फैसला कर दे। ये बिल्कुल गलत, बड़ी पसमानदा, फरसुदा रवायत है। ये तो दुनिया भर में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, उसकी भी तय होता है कि इतने हजार रुपए या इतने लाख रुपए तक का मामला हो तो इस तरह की कमेटी में जाता है। जायदाद इतनी कम हो ताकि मुकदमात जो फ्रीविलस मुकदमात हैं वो अदालतों तक ना जाएं, तो इसलिए मसालती कमेटियां या जिरगे बनते हैं। तो उसी तक महदूद रहना चाहिए। हमारे मुआशरे में अभी चूंकि लोगों की सेंसिटाइजेशन नहीं है मसलन गैरत के मामले में, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में कानून की सोच और है और लोगों की सोच और है, तो वो उस बोध को, उस फर्क को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हर चीज अदालतों में आए। सर, क्या हमारे सिस्टम में जनरली जो लीडरान हैं, और मैं मुख्तलिफ लीडरान की बात इसलिए कह रही हूँ, सलीम साफ़ी साहब ने जैसे कहा ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि हमारे मजहबी रहनुमा, दीगर रहनुमा जो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में आते हैं, क्या वो भी सेंसिटाइज्ड हैं? नहीं है। बहुत सारी चीजें में, जैसे अभी साफी साहब भी कह रहे थे और दूसरे भी कह रहे थे, एजाज साहब कह रहे थे कि मजहब और जो गलत रवायात है ना उनको भी गड़बड़ कर दिया जाता है बहुत आसानी के साथ। जो है अब ये जो तालिबान के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो मजहब और कबायली रवायात को गड़बड़ करके दहशत गर्दी और इस तरह की इंतहा पसंदी जो है उसको उन्होंने जायज करार दे दिया है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, शादी की रस्में हैं, इसी तरह कई शादियां हैं, इसी तरह गैरत है, इस तरह बहुत सारे इश्यूज हैं खासकर खवातीन के हवाले से, जिनमें जो है अगर आप पुरानी किताबें पढ़ें, हमारे बड़े बड़े जो उलमा हैं नामवर, तो वो औरत का जो कॉन्सेप्ट, मियाँ बीवी का जो कॉन्सेप्ट देते हैं उसमें औरत को बिल्कुल बांदी बना के पेश करते हैं, जो आज के माशरे में बड़ा मुश्किल है कि कोई औरत उसको जो है वो एक्सेप्ट करे। बड़ी संजीदगी से ज़रूरत है कि इन मामलात के ऊपर, इन माशरती मामलात के ऊपर बात किया जाए, और जहाँ जहाँ लूप होल्स मौजूद हैं उनको एड्रेस किया जाए, जहाँ जहाँ शऊर उजागर करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ वॉर फुटिंग्स के ऊपर इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।